दक्षिण के छोर पर बसा पालमपुर कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ की मिट्टी में ईमानदारी और हवाओं में धर्म की गूंज थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में मोहन का जन्म हुआ। मोहन बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न था। जहाँ अन्य बालक खेलकूद में समय बिताते, मोहन किताबों के ज्ञान और गांव के बुजुर्गों की चौपाल में बैठकर जीवन के रहस्यों को समझता था। उसके पिता राजेंद्र सिंह गांव के वैद्य थे। उन्होंने मोहन को एक ही शिक्षा दी थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा, धन आता जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ता और सुधरता है, लेकिन एक बार दी गई जुबान अगर टूट जाए तो मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे मोहन युवा हुआ, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वो न केवल दिखने में आकर्षक था, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो धोखेबाजों को डरा देती थी। जब वो विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। मोहन, मेरी आयु ढल रही है। मेरी इच्छा है कि इस घर में एक सुयोग लक्ष्मी का आगमन हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कन्याएं सोची हैं। आप सही कह रहे हैं पिताजी। मैं भी विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए सही जीवन संगिनी खुद चुनना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सही लड़की की तलाश में पूरे देश का भ्रमण करने का निर्णय लिया है। पूरे देश में तलाश करना एक कठिन कार्य है, लेकिन तुम मंदिरों और गांवों में जा सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें एक ऐसी कन्या मिलेगी जो हमारे घर की एक बेहतरीन बहू बनेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, आपकी दी गई शिक्षा ही मेरा कवच बनेगी। मोहन अपने पिता का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरी ओर किशन नाम का एक व्यापारी था, जिसका बेटा सतेंद्र अत्यंत कुरूप था। उसके चेहरे की वजह से हर जगह से उसके विवाह के प्रस्ताव ठुकरा दिए जाते थे। एक दिन नदी किनारे किशन की नजर मोहन पर पड़ी। मित्र, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम किसी ऊंचे खानदान के लगते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम श्रीमान, मेरा नाम मोहन है। मैं पालमपुर से आया हूँ और मैं काशी की यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम इतने युवा और सुंदर हो, तुम्हें तो इस उम्र में विवाह के बारे में सोचना चाहिए। और तुम कहाँ से जा रहे हो? मैं विवाह ही करना चाहता हूँ श्रीमान, इसलिए मैं सही वधू की तलाश में इन तीर्थ स्थलों और मंदिरों के दर्शन कर रहा हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? एक बड़े बुजुर्ग होने के नाते मैं तुमसे विनती करता हूँ, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। आप बुजुर्ग हैं, इसीलिए आप मुझसे कोई भी सहायता मांग सकते हैं। मैं अवश्य करूंगा। कृपया बताएं, मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा एक बेटा है सतेंद्र, जो तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। वह काफ़ी कुरूप है, जिसके कारण हर कोई उसका रिश्ता ठुकरा देता है। मैं पास के शहर में ललिता नाम की लड़की के पास उसके रिश्ते का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। यह तो अच्छी बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके बेटे को अच्छी पत्नी मिले। मेरे बेटे को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे बनकर उस लड़की से विवाह कर लो। जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हो जाएगी और हम दोनों नदी पार करेंगे, तुम अपनी यात्रा पर चले जाना। मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगा और सब सच बता दूंगा। उसके पास मेरे बेटे के साथ रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होगा। पर क्या यह धोखा नहीं है? वह लड़की जब सच जानेगी तो क्या होगा? तुम उसकी चिंता मत करो। एक बार शादी हो जाने के बाद समाज में पति को छोड़ना अपमानजनक माना जाता है। तुम बस मेरी मदद करके मेरे परिवार का सम्मान बचा लो। मोहन मदद करने का वादा कर चुका था, इसलिए वो मना नहीं कर सका और किशन के साथ ललिता के पिता महेंद्र सिंह से मिलने चल पड़ा। महेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। किशन ने मोहन का परिचय
अपने बेटे सत्येंद्र के रूप में कराया। मोहन की सुंदरता और स्वभाव देखकर महेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और अगले ही दिन विवाह तय हो गया। उस रात जब वो सब सो रहे थे तो मोहन ताजी हवा के लिए बाहर टहलने निकला। अचानक उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी और एक विशाल राक्षस उसके सामने आ गया। हे युवक, मैं बहुत समय से भूखा हूँ और किसी शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जिंदा खाऊंगा। श्रीमान, मैं यहाँ किसी की मदद करने आया हूँ। मेरे वंश की परंपरा है कि हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। यदि आप मुझे खा भी लेंगे तो मेरा एक वचन अधूरा रह जाएगा और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यदि आप मुझे कल तक का समय दें तो मैं विवाह की रीति रस्म पूरा करके खुद आपके पास आ जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? अगर तुम एक बार यहाँ से चले गए तो तुम यहाँ वापस आओगे? मैं वचन का पक्का हूँ। मैंने एक बूढ़े पिता को वचन दिया है जिसे मैं निभाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कल मैं आपको यहीं मिलूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं मंडप में आकर सबको खा जाऊंगा। अगले दिन जो कुछ भी मोहन के साथ पिछली रात घटित हुआ वो सब उसने राज्य के राजा महेंद्र सिंह को बताया। फिर राजा महेंद्र सिंह बोले, बेटा मोहन, तुम ठीक बोल रहे हो। यह राक्षस हमारे राज्य में बहुत समय पहले आया था। जब से यह राक्षस हमारे राज्य के लोगों को मारकर खाता है, इस राक्षस को आज तक कोई नहीं मार सका। तो फिर महाराज, इस राक्षस को कोई नहीं मार सकता? कोई तो तरीका होगा महाराज इस राक्षस को खत्म करने का। हाँ, एक तरीका है इसे मारने का। हमारे शाही कक्ष में एक शस्त्र है। ये राक्षस केवल उसी से मारा जा सकता है, लेकिन उस शस्त्र को हाथ लगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसे केवल एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति ही उठा सकता है जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया हो। अगर कोई बेईमान या झूठा व्यक्ति इसे उठाता है तो वह वहीं जलकर राख हो जाएगा। इस डर की वजह से तो आज तक मैंने भी उस शस्त्र को हाथ नहीं लगाया। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम एक बार कोशिश कर सकते हो। फिर क्या मोहन राजा के शाही कक्ष में जाता है और उस शस्त्र को देखने के बाद उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति था। इस कारण वो उसे उठाने में कामयाब हुआ। ये देखकर राजा अति प्रसन्न हुए। अगले दिन विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह संपन्न होने के बाद रात को कमरे में मोहन शांत था। जब उसे लगा कि ललिता सो गई है तो वो राक्षस को दिए अपने वचन को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ललिता सोई नहीं थी। वो चुपके से उसके पीछे चल देती है। फिर कुछ समय बाद मोहन उस राक्षस के पास पहुंच जाता है। मोहन के पास वो शस्त्र भी था और फिर राक्षस कहता है, बधाई हो युवक, तुम अपने वचन के पक्के निकले। अब यहाँ आओ ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। जैसे ही राक्षस मोहन को खाने आगे बढ़ा, ललिता सामने आ गई। रुकिए, ये अन्याय है, मेरे पति को छोड़ दीजिए। हे स्त्री, तुम इसकी पत्नी लगती हो, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। यदि आप इन्हें खा लेंगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप मुझे खा ले। ललिता की बात सुनकर मोहन शांत पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो ललिता से झूठा विवाह किया है। ललिता का असली पति तो कोई और है। और फिर मोहन को लगता है कि उसके लिए ललिता ही सही लड़की है। लेकिन इसमें वो बेचारा भी क्या कर सकता था। फिर वो उस राक्षस का सामना करता है। जैसे ही राक्षस ललिता को खाने की कोशिश करता है, तभी उस शस्त्र की मदद से उस राक्षस को भस्म कर देता है और वो दोनों सही सलामत घर वापस आते हैं। अगली सुबह ललिता अपने घर से विदा ले लेती है
कुछ समय बाद वो नदी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो नदी पार कर लेते हैं, किशन ने मोहन को रास्ते से हटाने के लिए नाविक को उसे डुबाने के पैसे दिए। नदी पार करने के बाद मोहन दुखी मन से अपने वचन के अनुसार कोई बहाना करके वापस नाव में चला जाता है। कुछ समय बाद किशन ने ललिता को सब कुछ सच बता दिया था और अपने असली कुरूप बेटे से भी मिलाया। ये सुनकर ललिता हैरान हो जाती है और कहती है, ये व्यक्ति मेरा पति नहीं है, मेरे पति मोहन कहाँ हैं? यही तुम्हारा पति है, अब तुम्हें इसी के साथ रहना होगा। आपने मुझे धोखा दिया है, मैं अभी राजा के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगी। राजा और मृत्युदंड के डर से किशन और उसका बेटा घबरा गए और ललिता को छोड़कर भाग गए। दूसरी ओर मोहन कम गहरे पानी होने की वजह से डूबने से बच गया और तैरकर किनारे लग गया। वो प्रायश्चित करने के लिए ललिता के घर पहुंचा। वहां उसने ललिता को सुरक्षित पाया। ललिता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, मैं सब सच बताना चाहता हूँ। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप अपने वचन के कितने पक्के हैं और आपने ये सब किस परिस्थिति में किया। मैं आपके साथ खुश हूँ। मोहन और ललिता का पुनर्मिलन हुआ। मोहन उसे अपने घर ले गया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।